नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सुख चैन से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आशीष की कहानी में जाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये मेरे आंखों देखी हुई बात है। जब मैं 16-17 साल का था, मैं अपने होम टाउन में था, पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम में गर्मियों की छुट्टियां थी और गांव में गर्मी तो थोड़ा अलग ही पड़ती है। तो दोपहर के टाइम में हम लोग एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जितने गांव के बच्चे थे ना, हम लोग खेलते थे तरह तरह का खेल जो जिसको आता था। और उसमें जो गांव के बुजुर्ग लोग भी थे वो भी लोग रहते थे वहाँ पर। कोई कुछ और खेल रहा है, कोई गोटी खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, तरह तरह का खेल। वो बरगद का पेड़ था ना, बहुत ही उसकी फैलाव था और ठंडक वहाँ पर रहती थी। तो सारे गांव का जो भी लोग थे सब इकट्ठा हो जाते थे दोपहर के टाइम पे। हमारे उस टाइम में जब मैं 16-17 साल का था ना, तो एक जादूगर आया करता था खेल दिखाने के लिए, और वो दोपहर के टाइम में हमारे गांव में आता था और खेल दिखाते दिखाते बच्चों को डराने का भी काम करता था कि अरे बच्चों, अगर तुम अपने घर से अनाज नहीं लेके आओगे, पैसे नहीं लेके आओगे मम्मी से मांग करके, तो ये तुम्हें एक भूत बना रखा था गुड़िया टाइप का। ये तुम्हारे सपनों में आएगा, तुम्हें सपने में आकर के डराएगा। और हम लोग डर जाते थे। वाकई में जादूगर था भाई, मजाक थोड़ी था। जब ये कह रहा है तो सच ही होगा। हम लोग भाग के घर जाते थे, मम्मी से कहते थे कि मम्मी, जो भी आपके पास में अनाज है तो अनाज दे दो, पैसा है तो पैसा दे दो, हमें उस जादूगर मदारी को देना है। माँ भी दे देती थी। उस टाइम में एक हमारे गांव में एक चाचा, और रिश्ते में हमारे चाचा ही लगते थे, उनकी उम्र लगभग उस टाइम 35 से 40 साल के आसपास रही होगी। और वो वैद्यगिरी का काम करते थे, आयुर्वेदिक का, जो गांव में जड़ी बूटी से इलाज करना, छोटे मोटे झाड़ फूक भी किया करते थे। और वो उस दोपहर में भी उसी बरगद के पेड़ के पास मौजूद थे जब ये मदारी जादूगर आकर के खेल दिखा रहा था। तरह तरह का अपना खेल वो दिखा रहा था। आज जब वो ये डायलॉग बोलने लगा हमेशा की तरह कि बच्चों, अगर तुम अपने घर से लेके नहीं आओगे अनाज पैसे, तो ये देख रहे हो ना, एक गुड़िया था, वो भूत की तरह बना रखा था। ये तुम्हारे सपनों में आएगी रात को, तुम्हें डराएगी। जाके मम्मी पापा से लेके आओ अनाज घर से मांग करके। और फिर हम लोग दौड़ जाते थे। लेकिन उस दिन जो हुआ ना, वो अलग ही तरह की बात थी। वो जो वैद्य चाचा थे ना, वो जादूगर से यानी उस मदारी से बोले कि देख भाई, तू खेल दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और बदले में तू मांग रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन छोटे बच्चे को तू डराया मत कर भाई, कि ये तेरा सपनों में आ जाएगा। ये छोटे बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है, और ये अपने दिमाग में इस तरह का फितूर बिठा लेंगे, ये डर जाएंगे। तो ऐसा काम मत किया कर जिससे बच्चे डर जाएं। तेरा खेल दिखा लिया, मांगना तेरा फर्ज है, बच्चे ला के वैसे भी दे देते हैं, तो ऐसा किया कर, डराया मत कर। लेकिन वो मदारी जादूगर जो था, अकड़ू किस्म का था, और वो हमारे बैद चाचा से अकड़ गया कि हम तो ऐसा ही करेंगे जी। हाँ, और चाचा में और वो मदारी में बहस सी हो गई थी। चाचा ना जाने क्या सूझा, कभी आज तक हमने कभी देखा नहीं था और ऐसा करते हुए। और वो कहने लगे कि तू ऐसा कर, तू अब खेल दिखा। मदारी कहने लगा कि मैं तो रोज जब आता हूँ खेल दिखाता हूँ। और तब चाचा कहने लगे तू अब खेल दिखा दे, अपनी बांसुरी बजा के दिखा दे। अगर तेरी बांसुरी बज गई ना, तो जो तू कहेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। मदारी कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो जी, बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। लेकिन फूंक मारता रह गया, उसकी बांसुरी बज के बजी ही नहीं। बहुत कोशिश कर लिया, जो उसको आता होगा, मुझे नहीं पता कि वो जादू भी जानता होगा, लेकिन बांसुरी में हुआ क्या, वो एकदम पसीने पसीने हो गया था।
चाचा की तरफ देख रहा था। फिर चाचा बोले कि ऐसा कर, दूसरा बांसुरी निकाल ले जो तेरे थैले में है, उसको भी बजा के देख ले। जादूगर गुस्से से चाचा की तरफ देख रहा था और हम जो सारे लड़के वहाँ पर इकट्ठा थे, अब कौन घर में जाए, हम तो तमाशा देखने लगे थे कि चलो पहले ये देख लें, इसके बाद जादूगर के लिए घर से कुछ अनाज वगैरह लेके आएंगे। और जैसे ही जादूगर उस बांसुरी को ज़मीन पर रख करके और थैले में हाथ लगाया ना बांसुरी निकालने के लिए, वो बांसुरी की जगह एक लंबा सा सांप, पतला सा सांप, और वो भी जिंदा उसके हाथ में आ गया। और जैसे ही उस सांप को बाहर निकाला, वो समझा कि बांसुरी है, लेकिन वो बांसुरी उसकी सांप बन गई थी। अब फण निकाल करके फुफकार भी रही थी। अब तो जादूगर जो था मदारी, उसके तो होश उड़ गए। वो सांप को जल्दी से फेंका और चाचा तो मुस्कुरा रहे थे। अब फिर जादूगर ने जा करके माफ़ी मांगी चाचा से कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस गांव में कोई ऐसा भी लोग रहते हैं जो हमारे जादू को सब फेल कर देंगे। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से आपके गांव क्या, मैं किसी गांव में जाऊंगा ना तो बच्चों के डराने का काम नहीं करूंगा। मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद चाचा ने उसको सही कर दिया था। वो सांप जो था अपने हाथों से पकड़ करके उसके थैले में डाले थे और सांप कहीं भाग भी नहीं रहा था, उसी जगह पर अकड़ गया था। और उसको चाचा ने खुद अपने हाथों से पकड़ा और उसके थैले में डाला। और जब फिर दोबारा उसको बाहर निकाले ना तो वो बांसुरी थी। और कहने लगे कि जादूगर अब ले बजा, ये बजेगी और दूसरी भी बजेगी। इस घटना के बाद हम चाचा के फिराक में लगे रहे कि चाचा ये आपने कैसे किया, लेकिन चाचा मना करते रहे कि नहीं बच्चा, ये कोई जादू आदू नहीं है, ये सब हाथ की सफाई है। लेकिन मैं जानता था जब बड़ा होने लगा ना कि जो उस दिन चाचा ने किया था वो कोई हाथ की सफाई नहीं थी, वो जादू का खेल ही था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो हमारे चाचा थे, वह चाचा, उनके पास आत्माएं आया करती थी। ये सब आत्माओं द्वारा किया गया एक खेल था जो उस टाइम चाचा ने जादूगर को पछाड़ दिया था। तो कैसी लगी ये छोटी सी कहानी, आप ज़रूर बताइएगा। अब चलिए चलते हैं आशीष की कहानी में। एपिसोड नंबर 8 और एपिसोड नंबर 826 और पार्ट नंबर 8। आशीष और मैडम जब उस फैक्ट्री में पहुंच गए थे, लेकिन काम तो बना नहीं, क्योंकि उस फैक्ट्री में वहाँ पर तो एक शैतान का वास था। एक धुआं सा निकला था। इसके बाद मैडम भाग चली थी। इसके बाद वो लोग लौट आए थे अपने फार्म हाउस में। फार्म हाउस में जब आशीष पहुंच गए, मैडम से बातचीत भी हुआ। मैडम ने बताया कि देखो, यहाँ से सोना जो है, गहना जेवर, वो निकालना इतना आसान नहीं है। वो पिशाच के घर में है, पिशाच वहाँ पर रहता है और मेरे में इतनी पावर, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उससे लड़ पाऊँ। मुझे कुछ साधना करना पड़ेगा या फिर मुझे अपने गुरु जी के पास जाना होगा। मेरे पास 2 ही अब उपाय है। पहला तो उपाय, मैं साधना करूँगी, अपनी शक्ति को और बढ़ाने की कोशिश करूँगी। अगर इससे बात बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो हम गुरु जी के पास चलेंगे। और तब तक आशीष के पास वक्त था। उन्होंने मैडम से बोला कि तब तक आप साधना करेंगी और तब तक मैं अपने माँ बाप से मिल के आ जाऊँगा, 2-3 दिन में लौट आऊँगा। मैडम ने बोला हाँ हाँ, इतना तो कर ही सकते हो। मैडम ने बाकायदा अब हाईवे पर ले जा कर के आशीष जी को छोड़ा। आशीष जी वहाँ से अपना, जहाँ उनका माँ बाप रहते थे, मजाकिया दोस्त सुदामा, आप उस जगह पर पहुँचे। और 2-3 दिन आप गुजारने के बाद में पूछता था उनका दोस्त मजाकिया कि भाई अब क्या होने वाला है, कुछ बात बनेगी, कुछ और पैसा आएगा। लेकिन आशीष कहते नहीं भाई, अभी उम्मीद नहीं है। हाँ, उम्मीद ज़रूर कायम है।
जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और 2-3 दिन बिताने के बाद में आशीष फिर अब उस फार्म हाउस में आ चुके थे। जब फार्म हाउस में लौटे ना, तो मैडम हमेशा की तरह अब अपने कमरे में ही थी। मैडम ने आशीष को बुलाया। आशीष अब मैडम के कमरे में पहुंच गए थे, एक सोफे पर बैठ गए थे। मैडम से पूछने लगे, मैडम अब बताइए अब क्या अपडेट है, मतलब आपकी जो साधना है कुछ आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। लेकिन मैडम कहने लगी, नहीं, मैं साधना तो ज़रूर किया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा है कि उस साधना से बात बनेगी। इसलिए मुझे अब गुरु जी के पास जाने की सोच रही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, हम साथ में ही निकलेंगे। आशीष के मन भी अब गुरु जी से मिलने की एक आशा सी लग रही थी कि मैं भी तो देखूं जो मैडम जी के गुरु कौन हैं। वो पूछने की कोशिश किए थे कई बार, लेकिन मैडम ने बिल्कुल टाल दिया था कि नहीं नहीं, इस पर हम बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन मैडम ने खुद ही बोला था कि आशीष अब हमारे साथ चलना है गुरु जी के पास में। अब वास्तव में अब मैडम और आशीष जी गुरु जी से मिलने के लिए आधी रात के वक्त निकल चुके थे। मैडम ही ड्राइव कर रही थी और पिछला सीट पर कुछ अलग सा खुशबू आ रहा था और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मुझे अंदेशा था कि वो आत्माएं तो नहीं बैठी हुई सीट पर। और तभी मैडम कहने लगी, आशीष मुड़ मुड़ कर क्या देख रही हो पीछे सीट पर। मैंने पूछा कि मैडम वो आत्माएं भी तो मुझे लग रहा है कि इसी गाड़ी में है। तभी मैडम ने बोला कि नहीं, मैं उनको एक कमरे के अंदर बंद कर रखी हूँ और जब तक मैं नहीं चाहूँगी वो बाहर नहीं निकलेगी। मैंने बोला कि तीनों की तीनों आत्माएं? वो कहने लगी, हाँ, तीनों के तीनों मैंने एक कमरे के अंदर एक तरह से सुरक्षित उनको कर दिया है, नहीं तो वो हमें भी डिस्टर्ब कर रही थी। मैं अब चुप ही रह गया। अब मुझे भी थोड़ा सा आज़ादी महसूस हुई, क्योंकि वो पागल आत्मा जो थी मुझे तो ज़्यादा ही तंग करती थी। अब चलो सुरक्षित तो है, कम से कम कमरे के अंदर तो है। इसके बाद हमारी कोई मैडम से बातचीत नहीं हो पाई। मैडम सीधा ड्राइव कर रही थी। अब मुझे अब झपकी आ रही थी, लेकिन मैडम मेरी तरफ देखती, कहती, देखो सोने से बात नहीं बनेगी, सोने से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, तुम्हें जा कर के रहना पड़ेगा आशीष, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूं कि हम जल्द से जल्द पहुंचे। आखिरकार मैं जागता रहा, अपने नींद को भगाता रहा। मैं चाहता था कि मैडम कहीं पर ढाबे पर रोके चाय पिए, लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं किया। सुबह के 4 बजे हम एक घर में पहुंच चुके थे। पुराना सा घर था, वो भी खेतों के बीच बना हुआ था। आसपास में जैसे कटीले तार का पूरा बाउंड्री किया हुआ था। एक लोहे का गेट बना हुआ था। एक तरह से खेतों के बीच बना हुआ छोटा सा एक फार्म हाउस ही कह सकते। और गेट पर जा करके उन्होंने गाड़ी रोक दी मैडम ने। और फिर गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट जो था अंदर से बंद था। हाथ डाल करके गेट को खोला नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ताला बंद था। मैडम ने हॉर्न बजाना शुरू किया। तब कुछ देर के बाद में एक बहुत दुबले पतले इंसान, और शरीर तो पतला दुबला ही था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो गंजे भी थे, सर पर एक बाल भी नहीं था। हाँ, गोरे जरूर लग रहे थे। उम्र लगभग 50-55 के आसपास की होगी। और कंधे पर सफ़ेद गमछी रखे हुए वो गेट की तरफ आए। ताला खोला तो सबसे पहले जो हमारी मैडम थी उनके चरणों में झुक गई और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। और यही मौका था कि मैं भी जाके बाबा के चरणों पर झुक गया। बाबा मेरी तरफ एक नज़र देखे और आशीर्वाद भी दिए। और फिर कहने लगे कि आप गाड़ी अंदर ही ले चलो, यहाँ बाहर ठीक नहीं है। इसके बाद मैडम फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी और कार को अंदर ही जो कमरा बना हुआ था वहाँ पर ले आकर के रोक दी। और थोड़ी देर के बाद हम लोग
अब उस कमरे में पहुंच गए थे जहाँ पर वो दुबले पुतले इंसान थे और बैठे हुए थे तख्त पर। इसके बाद मैडम ने, अब मैं तो समझ गया था कि ये मैडम का गुरुजी हैं, जबकि ऐसा लग नहीं रहे थे। ना तो कोई गुरु वाला जैसे काले कपड़े या फिर कोई गेरुआ वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। एक नॉर्मल किसान की तरह वो दिखाई दे रहे थे। खेतों के बीच में उनका ये कमरा बना हुआ था। लेकिन जो भी उस घर में ज़रूरत की सामान थी, मैंने देखा था कि हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। अब मैडम मुझसे कहने लगी कि आशीष, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे? हमें गुरुजी से कुछ बात करनी है अकेले में। मैं समझ गया। इसके बाद मैं बाहर निकल गया था खेतों के साइड में घूमने लगा था। अब तो सुबह हो चुकी थी और अच्छा भी लग रहा था खेतों में घूमते हुए। तरह तरह का मुझे वहाँ पर पौधे दिखाई पड़ रहे थे। मैं देखा था कि ऐसा पौधा बहुत कम ही पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा ही मिलते हैं ऐसे पौधे जो जड़ी बूटी के काम में आते हैं। और मैं घूमता रहा, लगभग 1.5 घंटा से ऊपर बीत चुका था। और तब मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी कि आशीष, आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं फिर अंदर आया और अंदर आने पर अब गुरुजी ने बोला कि यही वो लड़का है। तब मैडम बोला, हाँ यही लड़का है ये। चलो अच्छी बात है। अब मुझे आशीर्वाद भी दिए एक तरह से दोबारा से। इसके बाद मैडम कहने लगी कि गुरुजी, हमें अब आज्ञा दीजिए, हम निकलते हैं। और जैसा आपने कहा है हम वैसा एक बार करके देखते हैं। अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो आपको आना ही पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि देखो, कोशिश करो, बात ज़रूर बनेगी। अगर नहीं बनती 1% तो मेरे पास में आना, मैं फिर तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। मुझे इतना ही समझ में आया कि गुरुजी ने कोई ऐसा कुछ शक्ति दिया है मैडम को, जिससे जिस शक्ति से उस शैतान से, उस प्रेत से मैडम लड़ सकती है, उस जेवर को बाहर निकाल सकती है। और नहीं तो गुरुजी ने ये भी बोला था कि अगर नहीं बात बनेगी तो मैं तो हूँ ना, आ जाना मेरे पास में, मैं चल पड़ूंगा। मुझे यही समझ में आया था और वही बात निकली जब हम लोग चल पड़े थे ना गाड़ी में। और मैडम तो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन खामोशी को मैं ही तोड़ा। मैं ही पूछा कि मैडम क्या हुआ, गुरुजी ने कुछ उपाय तो बताया होगा। और मैडम कहने लगी, हाँ बताया है और हम एक बार ट्राई करेंगे दोबारा से, उस जगह पर जाएंगे, देखते हैं अगर बात बन जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमें गुरुजी के पास आना ही होगा। मैं समझ गया था कि यही सब बात हुई होगी और वही बात सत्य निकली। इसके बाद मैडम ने एक रेस्टोरेंट पर कार को रोका, जहाँ पर हमने चाय नाश्ता भी किया। और इसके बाद हम जो निकले ना, सीधा फार्म हाउस में आकर के ही रुके थे। अब फार्म हाउस में तो हम आ गए थे, लेकिन मुझे अब लग रहा था कि काम होगा कि नहीं होगा, क्या इसमें कितना टाइम लगेगा। मेरे मन में कई तरह का सवाल थे और वो सवाल मैं मैडम से पूछना चाहता था कि जो काम करना है कब करना है, कितने दिन लगेगा। लेकिन मैडम लग रहा था कि थक गई है और वो जाते ही अपने बिस्तर पर गिर चुकी थी। अब मुझे भी कहा कि आशीष आराम कर लो, हम लोग शाम को कुछ करने वाले हैं। मैं इतना ही बस सुना था, लेकिन जो मेरे मन के अंदर सवाल था वो ज़रूर मंडरा रहा था, मैं पूछ नहीं पाया। आखिरकार मैं अपने जिस कमरे में रहता था उस कमरे में आ चुका था और बिस्तर पर गिरते ही मैं भी थका हुआ था, नींद आ गई थी। और जब नींद खुली ना तो मैडम आवाज़ दे रही थी, आशीष उठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। और तब मैं बाहर निकला। मैं देखा कि मैडम काला गाउन पहन करके और गले में वही माला कई प्रकार की और उंगलियों में कई तरह का, और वो जो जैसा लगता था कि पत्थर वाले अंगूठी, लाल पीले हरे, इस तरह का कई प्रकार की अंगूठी थी। वो कौन सा काम करना है उसी तरह का वो अंगूठी धारण करती थी। मैंने देखा था कई बार।
और आज भी वो अंगूठियों का रंग चेंज था, माला भी कई प्रकार के उनके पास में था। और आज भी वो मालाओं का जो रंग था और जो साइज थी सब कुछ चेंज ही लग रहा था, लेकिन काला कपड़ा वही था। मैं समझ गया कि आज कोई विशेष पूजा पाठ होने वाला है। और मैडम बोली कि आशीष, तुम नहा धो करके तुम आ जाओ पूजा करने। मैं एक कोई पूजा करने वाली हूँ विशेष, तुम्हें बस मैं जैसा कहूँगी वैसा ही तुम्हें करना है। मैंने बोला बस मैडम 10 मिनट का टाइम दीजिए, इसके बाद मैं नहा धो करके आपके पास पहुँच जाता हूँ। और वही मैं किया। 10-15 मिनट जरूर लगा था, लेकिन मैं मैडम के पास पहुँच गया था। मैं देखा था कि मैडम जो भी पूजा का सामान था सब उन्होंने रेडी कर रखा था। मैं पूछा मैडम से कि मुझे क्या करना होगा। और तब मैडम बोली कि देखो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जगह पर आप बैठ जाओ और ऐसा लगे कि कोई मेरे पास में आ रहा हो मुझे मारने के लिए या मुझे उठाने के लिए, तो आपको बस चिल्ला देना है, आवाज़ देना है ज़ोर से कि हाँ मैडम, आपके पास कोई खतरा जा रहा है। बस यही करना है, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगी। अगर ऐसा कुछ आपको अनुभव ना हो, ना दिखाई पड़े, तो आराम से आप जिस जगह पर बैठे हो उसी जगह पर बैठे रहना। और वाकई में मैडम ने जिस जगह पर हमें बैठना था एक गोल घेरा बना करके रख दिया था और कही कि इस गोल घेरे से बाहर नहीं निकलना है, अगर बाहर निकलोगे तो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो थोड़ा सा डर गया था। जब मैडम ने ये बात बोली तो मुझे थोड़ा आशंका जरूर हुआ कि हो सकता है कोई विशेष पूजा गुरुजी ने कोई मंत्र दिया होगा और मंत्र में इतनी पावर होगी, और हो सकता है उसको रोकने के लिए कोई आ भी सकता है उस पूजा को नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि वो मंत्र की सीधी ना हो पाए। मैं ऐसे ही सुना था। आज मेरे सामने सब कुछ होने जा रहा। अब वही हुआ। कुछ देर के बाद में मैडम अपने ध्यान में मग्न हो गई थी। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ करके हर तरफ देख रहा था कि कहीं कोई खटका हो तो मैं मैडम को आवाज़ दे दूं कि मैडम सावधान हो जाइए। लेकिन अभी तक उनका जो पूजा था, साधना था, सही ढंग से चल रहा था। लगभग पौन घंटा से ऊपर बीत गया था। अब मुझे नहीं लग पा रहा था कि अब कोई इस पूजा में कोई विघ्न डालेगा। अब रात का मामला था, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस मैडम भी आज कोई मंत्र का उच्चारण नहीं कर रही थी। लग रहा था कि मंत्र अपने गले के अंदर ही बोल रही हो, मुंह के अंदर ही वो आवाज़ बाहर निकल नहीं पा रही थी। हाँ, वहाँ पर जो खुशबू फैल रहा था धूप बत्ती से, अगरबत्ती से, उसकी खुशबू हाँ उस कमरे में ज़रूर फैली हुई थी। दीपक जल रहा था लगातार। और अचानक जैसे लगा ना कि हमारे गलियारे के अंदर में कोई भारी कदम की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान अब भारी जूता पहने हुए गलियारे के अंदर में चल रहा हो। आवाज़ जूतों की आ रही थी। अब तो मैं आवाज़ को सुन करके थोड़ा सा परेशान जरूर हुआ, लेकिन कमरे के अंदर में अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अब मैडम ने बोला था कि जब तक कमरे के अंदर में जब तक कुछ ऐसा ना दिखाई दे तब तक मुझे आप टोकना रोकना मत, मुझे साधना में लीन रहने देना। अब मैं यही सोच रहा था कि मैं मैडम को बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन मैडम ने बोला था कि कमरे के अंदर, लेकिन वो तो गलियारे में चल रहा था। बहुत लग रहा था कि वजन वाला व्यक्ति है और भारी जूता पहन रखा है। उसकी जूतों की आवाज़ अलग ही सुनाई पड़ रही थी। गलियारे में आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। हर पल उसकी कदमों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। मैं अपना आँख कान खोल करके बैठा हुआ था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, दरवाज़ा खुला भी नहीं था। जब तक हम अंदर से उसका लॉक ना खोलें तब तक कोई बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता था। पूजा साधना चल रही थी।
अब करीब सवा घंटा के आसपास बीत चुका था, लेकिन वो गलियारे के अंदर में जो भी व्यक्ति चल रहा था अभी तक अंदर आने का कोशिश नहीं किया था। एक खिड़की थी जो उसमें शीशा लगा हुआ था और ग्रिल भी लगा हुआ था। उसमें से कोई भी इंसान चाहे तो अंदर नहीं आ सकता था। कोई जानवर, बिल्ली तक उसके अंदर से नहीं आ सकती थी। अगर शीशा तोड़ के भी कोई अंदर आए ना तो मुश्किल है। बस उसका हाथ तो जरूर अंदर आ सकता है, लेकिन इंसान तो नहीं आ सकता, बिल्ली भी नहीं आ सकती। और वो अचानक से शीशा जोर से टूट गया। आवाज हुई छन से, लेकिन मैडम बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, जैसे इस दुनिया में बिल्कुल नहीं हो, किसी और दुनिया में चली गई हो। आज जब शीशे की आवाज गिरने की, टूटने की सुना ना, तो मैं तो एकदम डर गया था। जोर से मेरा दिल धड़कने लगा था। आज इसके बाद मैं देखा कि वाकई में एक लंबा हाथ मेरी तरफ आ रहा था, बढ़ता जा रहा था। वो हाथ जैसे लग रहा था कि सांप की तरह, बड़ा सा कोई सांप हो, ऐसा ही फन उठा करके इधर उधर घूम रहा हो। उसकी आंखें ना हो, सिर्फ पंजा ही पंजा मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन वो हाथ इतना लंबा था कि मेरी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। मैं तो बिल्कुल डर चुका था। मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी उस हाथ को देख करके। काला सा हाथ, और वो भी गंदा हाथ, और लग रहा था कि उसमें हाथ में कई प्रकार के जख्म लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ तरल पदार्थ टपकता जा रहा है। जिधर जिधर हाथ जा रहा है उधर कोई चीज, तरल पदार्थ गिर रहा है, सड़ा हुआ मांस जैसा टपक रहा है। अब मैं देखे जा रहा था। मुझे अब तक मैडम को सचेत कर देना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्या हुआ, उस हाथ को देख करके मेरे तो बोलती ही बंद हो गई थी। और वो हाथ मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन अब मेरी तरफ ना आकर के मैडम जहाँ पूजा अर्चना कर रही थी, साधना में थी, वो हाथ उनकी तरफ बढ़ चुका था। अगर मैं चिल्लाता नहीं ऐन वक्त पर, तो हाथ मैडम की गर्दन को मरोड़ भी सकता था। और वही हुआ। हाथ जैसे सांप की तरह घूमता हुआ अब मैडम की तरफ मुड़ गया था। और कुछ ही दूरी बाकी थी, और तभी मेरा ऐसा हुआ कि गला से आवाज निकली। मैं जोर से चिल्लाया, मैडम जी बचो, पीछे देखो। मैडम जी एक पल तो वैसे ही शांत रही थी, लेकिन मैं जब 2-3 बार चिल्लाया ना, तो मैडम का तंत्रा टूटा। और फिर वो मुड़ करके देखी। पहली बार मैंने उनका चेहरा इतना भयानक देखा था। चेहरा जैसे लग रहा था ना कि लाल सा हो चुका है, और सबसे खतरनाक तो उनकी आंखें एकदम लाल रंग की हुई पड़ी थी, जैसे ना जाने कितने बोतल दारू या नशा कर रखी हो। और जैसे ही वो मुड़ी ना, वो हाथ जहां था वहीं पर रुक गया। मैडम अब एक अजीब सी आवाज में आदेश दिया, और वो हाथ जैसे छोटा होता हुआ बाहर की तरफ निकल चुका था। और इसके बाद गलियारे में भी बिल्कुल शांति हो चुकी थी। किसका हाथ था भाई? इतना बड़ा हाथ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बिल्कुल सांप की तरह लग रहा था। इधर इधर रेंगता हुआ वो हाथ मेरी तरफ भी कई बार आ चुका था, लेकिन मुझे वो टच नहीं किया। ये कौन हो सकता है भाई? मेरा तो पसीना छूट रहा था। लेकिन मैडम अब लग रहा था कि उनका पूजा समाप्ति की ओर जा चुका था। और फिर वो अपने जिधर पूजा का स्थान था उधर की तरफ अपना चेहरा किया। और फिर कुछ देर लगा कि साधने में चली गई हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो उठ गई। और जैसे उठी ना, और फिर मेरी तरफ मुड़ी, तब मैंने देखा उनका चेहरा बिल्कुल पहले की तरह समान हो गया था। आंखें भी अब कजरारी कजरारी दिखाई दे रही थी। अब वो उठ गई। अब मेरी तरफ देख के कहने लगी कि तुमने आशीष बहुत अच्छा काम किया, तुम डरे नहीं। अगर तुम डर जाते ना तो आज मेरी साधना टूट जाती। हाँ, हो सकता है कि आज मैं मारी भी जाती। अगर वो हाथ मुझे पकड़ लेता ना
तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। चलो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैडम मुझे शाबाशी देने लगी थी। मैं भी खुश हो गया था कि चलो कम से कम मैडम का काम तो आया। और इसके बाद मैडम ने आदेश दिया कि आज पूजा घर को साफ सफाई कर दो, जो मैं हमेशा करता था। और उसके बाद मैं साफ सफाई करते हुए, लेकिन जब भी मैं खिड़की की तरफ देखता ना कांच उठाते वक्त, तो मुझे वही हाथ ऐसे मेरे दिमाग में बैठ चुका था। और लगता था कि बस वही हाथ इसमें से फिर आ जाएगा, मेरा गला पकड़ लेगा। लेकिन ये मेरा मन का वहम था। आखिरकार मैं कांच वाँच जो भी टूटा हुआ था सब उठा लिया और पूरा पूजा घर की सफाई करके मैडम के पास पहुंच गया था। मैडम थोड़ा खुश नजर आ रही थी। मैं मैडम के पास पहुंचा तो मैडम की तरफ मैं देखने लगा, पूछना चाहता था कि अब क्या सफलता मिल जाएगी, वो जेवर हम निकाल पाएंगे। मैडम मेरे मन की बात जैसे पढ़ चुकी थी। हाँ, कहने लगी, आशीष आओ बैठो मेरे पास में। खुश तो नजर आ रही थी। अब मेरे गले में अपना हाथ डाल करके कहने लगी, हाँ मुझे उम्मीद है 100 में से 99% कि मैं उस जेवर को निकाल लूँगी। 1% का चांस नहीं है, क्योंकि वो जो प्रेत है उस जगह पर बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन अब देखो, हमारा जो प्लान है अब चेंज होने वाला है। अब हमें कुछ और उपाय करना पड़ेगा। हम रात के टाइम उस जगह पर नहीं जाएंगे। पूजा तो होगा रात के टाइम में, लेकिन वो जो फैक्ट्री है जिसकी मालिक की है, हमें उस फैक्ट्री के मालिक से मिलना पड़ेगा और हम उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि हम तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर में एक पिशाच को पकड़ने आए हैं। और हो सकता है कि मान भी जाए और ना माने, क्योंकि हमें दिन में ही कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे और हम बिना बताए वो काम कर नहीं पाएंगे। फैक्ट्री वहाँ पर आसपास में है। अगर हम दिन में गए तो कोई ना कोई हो सकता है कि वहाँ उस मालिक को बता दे, तो ये तो गलत काम होगा ना। तो इससे पहले हम लोग उस मालिक से क्यों न मिल लें, उससे हम खुल कर के बात कर लें। मैं डरते डरते कहने लगा कि आप मैडम, आप तो बात सही कर रही हैं, लेकिन उस मालिक को पता चल गया कि इस जगह पर करोड़ों का जेवर दबा हुआ है, तो क्या ऐसा करने देगा? वो खुद नहीं खुदवाई करा लेगा? फैक्ट्री तो उसकी बंदी पड़ी है। मैडम हंसने लगी, कहने लगी, इतनी आसान नहीं है जो तुम समझ रहे हो आशीष। इतनी बच्चों का खेल नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, उस जगह का खोद लो, कुछ भी कर लो, वो जेवर तुम्हें मिलेगा नहीं। ये जेवर तो हम ही निकाल पाएंगे या फिर गुरुजी, तीसरा व्यक्ति कोई निकाल ही नहीं पाएगा। मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ। हाँ, तब मुझे समझ में आया कि मैं जो सोच रहा था इतना आसान नहीं था। मैंने बोला, फिर मैडम कैसे हम उसको समझाएंगे फैक्ट्री मालिक को? कहने लगी कि वो सब मेरे पर छोड़ो, और कल हम सुबह में चलेंगे उसी जगह पर और पता करेंगे कि फैक्ट्री का मालिक कौन है, और फिर हम उससे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हम अपनी पूरी तैयारी करके चलेंगे यहाँ से, ताकि अगर फैक्ट्री का मालिक राजी हो गया तो हम दिन से ही काम शुरू कर देंगे और रात में हम कोशिश करेंगे उस जेवर को निकालने की। अगर बात बन गई तो मेरे दिल में थोड़ा संतोष हुआ कि चलो अच्छा है, काम जल्दी निपट जाएगा और फिर तो हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। लालच ऐसी चीज़ ही होती है, आंख पर पर्दा डाल देती है, कुछ सोचने समझने नहीं देती है। वही तो मेरे साथ में चल रहा था। मैं उस जेवर को देखना चाहता था कि कितना जेवर होगा, कैसा जेवर होगा। आखिरकार वो वक्त भी अब आ चुका था। सारी रात सो करके हम लोग सुबह में अब निकल चुके थे। सुबह के 4 बजे मैडम ने गाड़ी स्टार्ट किया और हम उस फैक्ट्री की तरफ निकल चुके थे। दोपहर के 12 बजे हम उस फैक्ट्री में पहुंच गए थे। आसपास में फैक्ट्री सब चल रही थी, लेकिन वो विशाल फैक्ट्री जो लग रही थी, आशीष, मैडम कहने लगी कि आशीष ये फैक्ट्री क्यों बंद है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और सुनो आशीष, मुझे तो लग रहा है कि ये पिशाच ही वजह होगा।
इस जगह पर पिशाच का घर है और वो पिशाच नहीं चाहता कि इस जगह पर कोई काम करे, उसको डिस्टर्ब होता होगा। मुझे तो यही लग रहा है। मैं भी मैडम की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला कि हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बाद हम उस फैक्ट्री के मालिक को पता करने में लग गए। हम 2-3 फैक्ट्री में गए, आखिरकार एक फैक्ट्री में उनका पता मिल गया। और जब हमने उस फैक्ट्री को बारे में जानकारी लेना शुरू किया तो जो उस फैक्ट्री का मैनेजर था वो हमें घूर रहा था और वो पूछने लगा मेरे पास आकर के चुपचाप, मैडम से तो नहीं पूछा, मेरे से पूछने लगा कि भाई साहब, क्या आप लोग ये फैक्ट्री खरीदने तो नहीं आए हो? मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैं ऐसे ही बोला हाँ, सोच तो हम यही रहे। तभी वो मेरे कान में बोला कि भाई साहब, खरीदना ही मत इसको। मैं सुना है कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए फैक्ट्री तो बंद हुई है, सालों से बंद पड़ी है। काम जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो कुछ ही महीने इसमें काम चला था, इसके बाद ये फैक्ट्री जो बंद हुई ना, दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। भाई साहब, भूल के भी इस फैक्ट्री को खरीदना मत, अगर मेरी बात मानो तो। मैं उसकी बात को समझ गया था। कहने लगा भाई, हम खरीदेंगे नहीं, इसका मालिक कौन है और हमें बस जानना है। लेकिन वो पूछने लगा कि आप उनकी पता क्यों जानना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो? मैंने बोला कि अब ये सारी बातों तो आपसे हम शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद तो पता तो हमें मिल चुका था, हम उस पते की तरफ चल पड़े थे। मैनेजर जाते जाते भी मुझे चेतावनी दिया था कि भाई साहब, देख लेना, मैं जो बताया हूँ ना, अमल करना, नहीं तो आप लोग नुकसान में रहोगे। मैंने उसको समझाते हुए कहने कि भाई साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम फैक्ट्री नहीं खरीदेंगे। इसके बाद मैडम की कार फराटे भरने लगी थी। जिस जगह का एड्रेस था ना, पूछते पूछते हम तो उस घर में पहुंच गए थे। और घर बहुत बड़ा था, कहा जाए एक तरह का कोठी था। और वो नौकर चाकर भी थे। जब हमने बताया कि हम पुराने फैक्ट्री से आए हैं और मालिक से बात करना चाहते हैं उसके बारे में, नौकर गया। और कुछ देर के बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका उम्र कम से कम 60 साल के आसपास का होगा, पजामे कुर्ते में, हाथ में छड़ी लिए हुए आते हुए दिखाई दिए और गेट पर आके कहने लगे, जी बताइए, आप हमसे मिलना चाहते थे, क्या काम है? मैडम अब उनसे बात करने लगे और वो भी अंग्रेजी में। मुझे अंग्रेजी का वो पूरा ज्ञान तो नहीं था। मैडम फराटे से अंग्रेजी बोल रही थी और वो जो मालिक था अंग्रेजी में ही जवाब दे रहा था। और तब उसने बोला कि आप अंदर आ जाइए। और फिर हम ड्राइंग रूम में गए। ड्राइंग रूम में उसने बड़ी इज्जत से हमें बिठाया और पानी वानी का इंतज़ाम भी किया, चाय कॉफ़ी भी आई और वो मालिक भी अब हमारे सामने बैठा हुआ था और सारी बात अंग्रेजी में चल रही थी। मैडम इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोल रही थी, मैं तो देखता ही रह गया था। और फिर ना जाने क्या डील हुई, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं थी। अब मैं देखा कि मैडम के चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। मामला पट गया था। जब वो मालिक कुछ देर के लिए गया तो मैं मैडम से पूछा कि मैडम, मेरी पल्ले तो पड़ा ही नहीं। हाँ, तब मैडम मुझे हंस करके बोली कि अंग्रेजी तो सीख लो, अभी तुम्हारा कौन सा उम्र गया है। मैं हंसते हुए कहा कि मैडम आपसे ही सीखूंगा, आप ही मेरा गुरु बन जाना। मैडम कहने लगी मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारे जैसे बच्चे को सिखाने के लिए। मैंने पूछा कि बात क्या हुई मैडम? तब वो कहने लगी कि हाँ, एक डील हुई है। मैंने पूछा क्या वो जेवर में हिस्सा मांग रहा है? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात है। मैं तो ऐसा इसको समझाई हूँ कि देखो, मैं जान चुकी हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ कि इस फैक्ट्री में क्या चल रहा है, आपकी फैक्ट्री क्यों बंद हुई है, मुझे सब जानकारी है। मैं उस प्रेत को इस जगह से भगा दूंगी, बदले में मुझे क्या मिलेगा? मतलब मैडम डबल गेम, डबल चाल चल रही थी। मैं पहली बार तारीफ से उनकी तरफ देखा। वो तो कमाल की थी। मतलब उन्होंने जेवर के बारे में बताया भी नहीं
और पूरा गेम बदल दिया था। मैं पूछने लगा, अब क्या हुआ, अब क्या होगा? कहने लगी, तुम देखते थे जाओ, अभी तुम्हारे सामने सब कुछ नजर आ जाएगा। और कुछ ही देर में वो आदमी एक बड़ा सा थैला लेकर के आया और आ करके वो जो थैला था अब टेबल पर पलट दिया था। मैंने देखा उसमें रुपए की गड्डी थी, कम से कम 25 लाख के आसपास तो होंगे। मतलब ये सौदा मैडम ने कर लिया था। मैडम तो कमाल की थी। मैं तो बस देखता ही रह गया था। आखिरी बात भी सब अंग्रेजी में हो रही थी, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रही थी। और वो जो सर थे बुजुर्ग, उस फैक्ट्री के मालिक थे, और कुछ वर्ड जो हिंदी में बोले थे वही समझ में आ रहा था। और वो हाथ जोड़ते हुए मैडम से कहने लगे थे कि बेटा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, ये जो प्रेत है ना, अगर तुम निकाल दो तो उस फैक्ट्री को हम अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, बस इतना ही मेहरबानी करो। मैडम ने उसको हिंदी में जवाब दिया कि सर आप चिंता मत करो, ये काम तो हम आज रात में ही करेंगे। और इसके बाद मैडम ने बोला कि अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें बहुत सारी तैयारी भी करनी है। और इसके बाद हम उस घर से निकल गए थे। पैसा वैसा सब मैडम ने अपने कब्जे में ले लिया था। जब हम कार में बैठे ना, तो मैं मैडम की तरफ देख रहा था। अब मैं समझ गया कि मैडम कितनी तेज है। वो बिना जेवर हिस्सा बांटे और ऊपर से 25 लाख भी ले चुकी थी। मैडम का तारीफ का पुल बांध रहा था। और तभी मैडम हंसते हुए कहने लगी, अरे ये 25 लाख है मात्र, अभी तो हमें और भी पैसे मिलने हैं। मैं अब मैडम की तरफ देखने लगा, क्या मतलब मैडम? कहने लगी, और ये 25 लाख रुपए ऐसे ही मिलेंगे, इतने ही, अगर हमारा काम संपन्न हो जाता है। और नहीं तो ये 25 लाख रुपए उनको वापस करने हैं, इसको अपना मत समझो। जब पूरा काम हो जाएगा तभी इसको अपना समझ पाना, नहीं तो हम बाइज्जत इस रुपये को वापस कराएंगे। मैं अब थोड़ा बहुत समझ गया था कि मैडम अपने वचन का पक्का है, आज ज़रूर ऐसा ही करेंगे। इसके बाद हम बाज़ार की तरफ निकल गए थे। बाज़ार से ना जाने क्या क्या चीज़ मैडम खरीद रही थी। लास्ट में जब हम पहुँचे ना, तो मीट मार्केट में मैडम ऑर्डर पाउडर देने लगी। मुझे तो मीट की जो कच्चा मीट है उसकी बदबू भी बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा तो घर पूरा वेजिटेरियन था, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता था। मैडम ने मेरी जो हिसाब किताब था समझ गई थी कि ये बंदा उस जगह जाने लायक नहीं है, तो मुझे कार में ही बैठने को बोल दिया था। इसके बाद जब लौटी ना, तब उनके साथ में एक व्यक्ति था जो बोरी में, मुझे लग रहा था कि 25-30 किलो के आसपास मीट होगा उसमें बोरी में, और प्लास्टिक की बोरी थी, शायद सही थी, नहीं तो वो उसमें से तरल पदार्थ जरूर फैलता कार के अंदर में। और उसके बाद डिक्की में उस चीज़ को रखा गया। और तब तक शाम हो चुकी थी, हम भूखे भी थे। इसके बाद हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पर भोजन किए। तब वहीं पर मैडम सारा जो प्रोग्राम था रात का बताने लगी कि देखो, आप मुझे ऐसा करना है, तुम्हारा रोल ये है, तुम ये करना, मेरा रोल ये है, मैं ये करूँगी। सब कुछ प्लान हम दोनों आपस में समझ लिए थे, लेकिन प्लान इतना खतरनाक था, मेरा तो हौसला ही पस्त हो चुका था। लेकिन मैडम कह रही थी कि डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। पहले मुझे मारेगा, लास्ट में तुम्हारे पास जाएगा। मैं जिंदा रहूँगी तो तुम्हें भी बचा लूँगी, हाँ मर गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम ने साफ शब्दों में बोल दिया था। इतना तो लालच हम कर ही चुके थे, और लालच बुरी बला है, मैं पहली बार जाना था। खैर, अब रात को 11 बजे के आसपास हम फिर पूरे तामझाम के साथ वहाँ पहुँच चुके थे। और वही हुआ, उसी जगह पर हम पहुँच गए थे जहाँ पिछली रात को धुआं निकला था। अब उस जगह को पूरी तरह से मैडम ने
एक तरह से घेरा बनाना शुरू कर दिया था। और घेरा सफ़ेद पता नहीं क्या था, आटा था, चावल था, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से उस जगह को लग रहा था कि घेरबंदी कर दिया है। फूल भी, अक्षत भी, ना जाने क्या क्या चीज़ उस जगह पर चारों तरफ से घेर रखा था। और इसके बाद बड़ा सा दीपक था और दीपक बीच में रखा हुआ था और उसमें घी डाल करके जला दिया गया था। और वो जो मांस भरा थैला था ना, वो बाहर एक कोने में उस घेरे से अलग रखा हुआ था। सारी तैयारी हो चुकी थी। मेरा रोल मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है, और मैडम अपना रोल तो करने ही जा रही थी। और आखिरकार 12 बजे के 1 मिनट बाद ही मैडम ने अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और मुझे एक गोल घेरे में अब खड़ा किया हुआ था। और मैडम उस बड़े वाले गोल घेरे के अंदर में थी, और वो मेट का बोरी था वो अलग रखा हुआ था। उसके लिए कोई घेरा बनाया नहीं गया था, वो ऐसे ही आज़ाद था। मैडम बड़े वाले गोल घेरे के अंदर में अब बैठ चुकी थी दीपक के पास में, और अपना पूजा मंत्र सब कुछ शुरू कर दिया था। मैं तो अपना गोल घेरे के अंदर में खड़ा था, बैठा नहीं था। मेरी नज़रें हर तरफ देख रही थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन रात के 12 बजे कौन आता है भाई? पूरा सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था, हर तरफ जिधर देखो सन्नाटा ही सन्नाटा था। और आखिरकार मैडम का पूजा जो था अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लगभग आधा घंटा ही बीता होगा, और तभी लगा ना कि जैसे जिस जगह पर मैडम ने गोल घेरा बनाया था उस जगह पर जैसे लगने लगा कि धरती कांप रही है, हिलने लगा था वो जगह। थरथराहट मुझे भी महसूस हुई थी अपने घेरे में, और मैडम बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। आखिरकार वो जो गोल घेरा था ना, उसमें धुआं मुझे दिखाई देने लगा था, काला काला सा धुआं। और धुआं आखिरकार एक शक्ल अख्तियार करने लगा था। अब मैं पहली बार उस धुएं की तरफ देखा तो मुझे लगा कि उस धुएं के अंदर में कोई ना कोई है, और वो वही शैतान है। और इसके बाद मैडम और उस धुएं के बीच में कुछ बातचीत होने लगी थी। मैं बस देख रहा था। वो बातचीत क्या थी मेरी कानों के अंदर सुनाई नहीं पड़ रही थी। शायद उस घेरे का वजह से कोई तंत्र मंत्र का वो जगह थी, इसलिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन वो धुआं काफ़ी देर तक मैडम के सामने खड़ा रहा। मैडम आंखें खोले हुए, शायद उससे कोई बातचीत हो रहा था, वो समझाने की कोशिश कर रही थी। और आखिरकार वो जो धुआं था अब उस गोल घेरे में घूमने लगा था, जैसे वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। लेकिन वो गोल घेरे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। और फिर मैडम ने मुझे आवाज़ दिया कि आशीष इधर आ जाओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था कि हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं ये शैतान मुझ पर हमला न कर दे। लेकिन मैडम की आवाज़ में डर नहीं था, उनकी आवाज़ में तेज था। और वो मुझे दोबारा आवाज़ दी, आशीष जल्दी करो, इधर आओ। मैं अब गोल घेरे से बाहर निकल गया। इसके बाद मैडम जहाँ खड़ी थी, अभी गोल घेरे को मैं बाहर ही था। कहने लगी कि एक साइड से गोल घेरे को थोड़ा सा हटा दो, जो चावल जो भी है उस घेरा को तोड़ दो अपने हाथों से, लेकिन ज़्यादा मत तोड़ना, दोबारा से हम जरूरत पड़े तो उसको हम इस्तेमाल कर सकें, थोड़ा सा जगह दे दो। मैं देखने लगा, मुझे लगा कि हाँ ये जगह सही है, इसको हम जल्दी से भर सकते हैं। और वही मैंने किया। और वो तेजी से जो धुआं था मैं देखा उसी जगह से बाहर निकल गया था, और सीधा उसी मिर्च के बोरी की तरफ गया था। और तब तक मैडम ने बोली, आशीष घेरे के अंदर आओ और इसको भर दो वापस। मैंने वैसे ही किया था, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। मैं देख रहा था, और मैं देखा कि वो जो बोरी थी अब आधे से अधिक खाली हो चुकी थी, जैसे
चपड़ 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 खाने की आवाज़ शुरू हो चुका था। वो शैतान शायद मज़े ले ले करके मीट को खा रहा था, और मैं और मैडम उस गोल घेरे के अंदर में। मेरा हाथ पैर तो कांप रहे थे, जबान भी लड़खड़ा रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन मैडम बिल्कुल शांत थी, मुस्कुरा रही थी मेरी तरफ देख करके। कहने लगी, आशीष डरो मत, सौदा हो चुका है, उसको खा लेने दो, इसके बाद वो इस जगह से चला जाएगा, और तब उसके जाने के बाद हम लोग इस घेरे से निकलेंगे। लेकिन आज ये काम नहीं हो पाएगा जिसकी हमें ज़रूरत थी। मैं सोचने लगा कि क्यों नहीं होगा, लेकिन मैडम कहने लगी, देखो इस जगह पर हम इतना विशेष बात नहीं कर पाएंगे, अब मैं जो कह रही हूँ वही करो, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, आज जब तक वो शैतान इस जगह से निकल ना जाए हमें इसी गोल घेरे के अंदर में रहना है। और वही हुआ। कुछ ही देर के बाद में वो शैतान जो धुआं था वो पूरा बोरी को खा चुका था, जो भी मटन था उसमें भरा हुआ सब कुछ खा चुका था। अब वो नज़र नहीं आ रहा था। मैडम अपनी आंखें फाड़ फाड़ के हर तरफ देख रही थी। जब उनको तसल्ली हो गया कि हाँ अब शैतान नज़र नहीं आ रहा है, तब वो कहने लगी कि आशीष आप तुम इस बड़े घेरे में से निकल जाओ और छोटे वाले गोल घेरे में पहुंच जाओ, मुझे एक और पूजा करनी है कुछ देर के लिए, और तुम अब खड़े मत रहना, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि इस पूजा में टाइम भी लगेगा। और वास्तव में मुझे डर लग रहा था उस वक्त में, लेकिन मैडम का आदेश था, पालन तो करना ही था। मैं उस जगह से जाना नहीं चाहता था मैडम के पास से। मुझे लग रहा था कि बाहर में वो जो शैतान प्रेत है घूम रहा होगा, और जैसे ही मैं गोल घेरे से बाहर निकलूँगा ना वो मुझे पकड़ लेगा, और जैसे मीट को खाया है ना वो मुझे भी चबा चबा कर खा जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैडम बार बार कर दी कि आशीष जल्दी जाओ ना, देर मत करो। और तब मैं डरते डरते गोल घेरे से बाहर निकला और जल्दी से छलांगे मारता हुआ वो छोटे से गोल घेरे में पहुंच चुका था, और जाते ही बैठ गया। मैडम का साधना शुरू हो चुका था। आखिरकार करीब करीब 1-1.5 घंटे के बाद उनकी साधना खत्म हुई, और तब वो उठी, और तब तक तो मुझे लग रहा था कि 3 बज गए होंगे, सुबह के 3। और मैडम हम मुस्कुराती हुई बाहर निकली और कहने लगी कि आशीष चलो आज का काम तो संपन्न हुआ, अब थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, आओ हम गाड़ी में चले। मैडम खुश थी, चहक रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था, डरा हुआ था। मैंने ऐसा घटना मैडम के साथ देखा जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि आज के युग में ऐसा भी हो सकता है, तंत्र मंत्र काम करता है। अब तो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। आखिरकार हम कार में बैठ चुके थे और मैडम कार चलाती हुई चल रही थी, और हम चाय पीते हुए ढाबा पर रुकते हुए अब दोपहर तक हम फिर अपने फार्म हाउस आ चुके थे। मैडम के पास 25 लाख रुपए थे। मैडम खुश थी और मैं भी खुश था, लेकिन पैसा वो अभी हमारे किसी काम का नहीं था। जो मैडम का कहना था कि जब तक वो शैतान भूत इस जगह को खाली न कर दे पूरी तरह से, तब तक ये पैसा हमारा नहीं है। अगर वो जगह पूरी तरह से खाली हो गया ना तो 25 लाख तो और मिलेंगे, मतलब पूरे 50 लाख की नगद प्रॉफिट, ऊपर से करोड़ों का जेवर। हम लोग तो ऐसे ही करोड़पति बन गए थे। मैं अपने मन में हिसाब लगा रहा था कि इतने पैसे को मैं क्या करूँगा, और अलग सा घर बनाऊँगा, एक छोटी सी फैक्ट्री खोलूँगा, एक कार लूँगा, मम्मी का कमरा अलग होगा, मेरा कमरा अलग होगा, मेरा जो बालकनी होगा उसके पीछे एक सुंदर सा गार्डन होगा। मैं सपने पर सपने बुनते चला गया था, और मैडम मुझे अब डांट रही थी, आशीष कहाँ खोए हुए, मेरी तरफ देखो। अब मैं मैडम की तरफ देख रहा था। मैडम कहने लगी, कुछ समझ में आया? मैंने कि जी करोड़पति हम बन चुके हैं। मेरे मुंह से ऐसा ही निकला, लेकिन मैडम हंसते हुए कहने लगी, अरे अभी नहीं, अभी वक्त लगेगा। जितना तुम आसान समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। अभी इसमें और पूजा की ज़रूरत है, मुझे शक्ति की ज़रूरत है,
आज फिर मैं अपने साधना रूम में पूजा करूंगी। एक ऐसी शक्ति को बुलाऊंगी जो शक्ति उस जेवर को निकाल पाए और उस जो वहाँ का जो ये है शैतान प्रेत है उससे लड़ भी पाए। अगर दोबारा उस जगह को वो आता है रहने के लिए, उस जगह से हमें भगाना पड़ेगा और उस शक्ति को वहाँ पर मौजूद रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जब सब कुछ लगेगा कि हाँ वो शैतान प्रेत वहाँ से निकल गया, और तब हम उस शक्ति को वापस ले लेंगे और वो फैक्ट्री फिर मालिक के लिए आज़ाद हो जाएगी। चाहे वो दोबारा से अपना काम शुरू कर सकता है या फिर अच्छे दामों पर बेच भी सकता है, उसकी मर्जी है। मैं अब समझ गया था कि मैडम के दिल में क्या क्या प्लानिंग चल रही थी। ये कब होगा मैडम कुछ भी नहीं बता रही थी। वो कह रही थी कि आज फिर रात को पूजा है, विशेष पूजा है। अब मैं एक शक्ति को बुलाऊंगी और वही शक्ति को मैं उस जगह पर ले जाऊंगी। मैं समझ गया था इस काम में, जितना मैं समझ रखा था कि जितना आसान है इतना आसान होने वाला नहीं है। उस पैसे को पाने के लिए, वो मतलब जेवर को, करोड़ों रुपए को अभी वक्त लगेगा, लेकिन उसके साथ में हमें प्रॉफिट भी तो हो रही थी। 25 लाख तो आ चुके थे, अब 25 लाख और मिलने थे। मतलब हम लोग करोड़पति तो बन ही चुके थे। चलो चाहे अब जितना टाइम लगे, अब ये काम तो मैडम को ही करना है और आज हमें विशेष पूजा भी तो करनी है मैडम को। चलो अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये थी आशीष जी की आज की कहानी। कल मैं फिर लेके आऊँगा इसका अगला पार्ट। ये पार्ट आपको कैसे लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताइएगा। तभी मेरे दिल को थोड़ा तसल्ली मिलेगी कि मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ राज भाई आप बोर कर रहे हो, तो मैं इस कहानी को बंद ही कर दूँगा। ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। इतनी लंबी कहानी मैंने आज तक, अब ये इतना लंबा एपिसोड मैंने बनाया नहीं है आज तक। ये पहली बार है आप लोगों के अनुरोध पर। तो आप लोग के मेरे साथ में तो रहना ही चाहिए और हमें हौसला ज़रूर देना चाहिए, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो खैर दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है और इसको आप लोग प्यार भी करते हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिए और इस चैनल को आप शेयर भी कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए, तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छी से अच्छी कहानी आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।